Hi guys, this is a YouTube channel, Education for All. Guys, this channel is for you people who want to learn more and more, or who want to make themselves updated in their daily basis life. Today I'll explain Saraswati Amrit Sanjay Premchand ki 10 सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ. So he is Premchand. Premchand was a very great poet as well as a writer. So इसको हम पढ़ते हैं. फर्स्ट चैप्टर इज़ शांति. शांति मेरे परिवार शांति जी जो मतलब प्रेमचंद जो कहानीकार है उनकी पत्नी है. वो कहती हैं कि उनके परिवार में जो लेडीज़ थी वो जनान खाने से मतलब कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी. सभी बाहर की चकाचौंध से बिल्कुल अनजान रहती थी और बाहर क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, मतलब बिल्कुल अनजान रहती थी. दे डोंट वांट टू मेक देमसेल्फ अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम और द नीड ऑफ आवर. जब वो ससुराल आई तो वो कह रही थी कि वो बहुत ही फूहड़ मतलब बहुत ही गंवार थी, उसे कुछ नहीं पता था और उसको किसी से बात करने में भी संकोच होता था. स्त्रियों तक से घूंघट में बात करती थी और वह थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी लिखी थी. फुर्सत मिलने पर रामायण भी पढ़ती थी. सास ससुर को देवता मानना और उनसे बुरी तरह डरती थी. जरा सी बात चूक होते ही पत्ते की तरह कांपने लग जाती थी क्योंकि मन में डर बहुत था. पहले टाइम पे स्त्रियों को दबा के रखा जाता था शायद इस वजह से, और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी पहले टाइम पे. मेरे बाबूजी, यहाँ पतिदेव को बाबूजी बोला गया है, जो कि प्रेमचंद थे, को मेरा ये फूहड़पन उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि उनकी जो पत्नी है इतनी मतलब वो डरपोक सी है, सबसे घूंघट मतलब करके बात करती है. उन्होंने शिक्षा की ऊंची से ऊंची डिग्रियां प्राप्त की थी. और ऑन द अदर हैंड जो प्रेमचंद जी थे उन्होंने बड़ी से बड़ी डिग्रियां प्राप्त की थी. एक ही सब्जेक्ट से दो दो डिग्रियां ली थी. स्त्रियों की शिक्षा एवं रहन सहन के विषय में भी वह कुछ अधिक ही उदार थे. और वो अपनी धर्मपत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, किंतु कहती कि उसके रूढ़िवादी विचारों के कारण उन्हें बहुत कष्ट देते थे. वह रात को कमरे में जब नींद ना आ रही हो तो कुछ अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ने लग जाते थे. यदि वो कुछ पूछ बैठती तो क्या पढ़ रहे हो, तो वह करुणा भाव से और करुणा स्वर से कहते कि वह ऑस्कर वाइल्ड की सर्वश्रेष्ठ रचना है. मैं अपनी अयोग्यता पर स्वयं को लज्जित महसूस करके ग्लानि अनुभव करती और सोचती कि मतलब कि वह क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी तो वह सोचती थी कि शी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दैट एजुकेटेड पर्सन. तो स्टूडेंट्स हुआ क्या कि एक दिन शाम का समय था और वह जो शांति थी वो रामायण पढ़ रही थी. अचानक बाबूजी के आता देखकर उसने रामायण पढ़ना बंद कर दिया, किंतु उन्होंने पुस्तक देख ली. बाबूजी द्वारा पूछे जाने पर मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं रामायण पढ़ रही थी. बाबूजी कहने लगे कि यह सही है कि वह ये पुस्तक उदात्त भावों से भरी हुई है, लेकिन इसमें मानव चरित्र को अंग्रेजी या फ्रांसीसी लेखकों के समान नहीं दिखाया गया. मतलब उन्हें नहीं पसंद था कि ये मतलब रामायण पढ़े. यूरोप में आजकल स्वाभाविकता का ज़माना है. उनकी रचनाएं पढ़कर आश्चर्य होता है. हमारे यहाँ लेखक धर्म और नीति में ही उलझे रहते हैं, इसलिए कभी कभी अस्वाभाविकता आ जाती है. यही त्रुटि तुलसीदास जी में भी थी. उनकी बात सुनकर मैं अपनी अयोग्यता पर जेब कट बोली, मैं ये पढ़ लूँ तो बहुत है. अंग्रेजी पुस्तक किस प्रकार पढूं, क्योंकि उसको अंग्रेजी आती नहीं थी, हिंदी आती थी, तो वो रामायण पढ़ के ही खुश थी. बाबूजी बहुत सहनशील थे. उनमें इतना पेशेंस था दैट ही कैन टॉलरेट दैट टाइप ऑफ लेडी. कहने लगे, एक घंटा रोज पढ़ेगी तो थोड़े ही समय में पारंगत हो जाओगी. परमात्मा भी सुंदरता इसलिए देता है कि उसका श्रृंगार किया जाए. मतलब उनके पति कहते थे कि थोड़ा बहुत श्रृंगार किया करो, परमात्मा ने सुंदरता इसीलिए दी है. स्वच्छता का ध्यान रखो, अपना हाइजीन रखो.
मैं दिन रात मेहनत करके इसलिए कमाता हूँ कि इस द्रव्य का सबसे उत्तम प्रयोग कर सकूँ, मैं अपनी कमाई का मतलब प्रोडक्टिव यूज़ कर सकूँ। स्त्रियाँ केवल घर के कार्य करने, पति सेवा या व्रत रखने के लिए नहीं होती, उनके जीवन का लक्ष्य इससे कहीं और ऊंचा होना चाहिए। मतलब वो समझाते रहते थे कि अपना कोई एम बनाओ जो तुम बनना चाहती हो लाइफ में, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड वाइफ एंड अ गुड हाउस वाइफ एंड अ गुड डॉटर इन लॉ। पुरुष की अर्धांगिनी मानी गई है, पुरुष की अर्धांगिनी मानी स्त्री, वो स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी चाहे मानी गई है। मेरे और तुम्हारे विचार और आमोद प्रमोद अलग अलग हैं। वो कहते हैं, उनके पति कहते हैं कि तेरे और मेरे विचार चाहे अलग अलग हैं, इस प्रकार तुम इस जीवन में मुझे किस प्रकार सहायक हो सकती हो, मतलब तू कैसे मेरी हेल्प कर सकती है। बाबूजी का कथन बिल्कुल यथार्थ था। मैं उनके लिए बंधन नहीं, उनकी सहचरी बनना चाहती थी। वो कहती मतलब मैं आपके लिए बंधन नहीं बनना चाहती, बोझ नहीं बनना चाहती, मैं तो आपकी सहायता करना चाहती हूँ। अंत उसी दिन से मैंने स्वयं को उनके अनुसार ढालने का दृढ़ संकल्प कर लिया। वो कहती कि मैं आपके अनुसार ढलना चाहती हूँ ताकि जो आप मुझे अच्छा समझो, अच्छी लगूँ मैं आपको। मेरे मायके में मोटा खाया है, मोटा पहना जाता था। मतलब वो कहती कि मेरे मायके में सारे खुले विचारों के थे। मेरी माँ और दादी स्वयं सूत काट कर जो लाहे से बुनवा लेती थी। बनाव श्रृंगार या महीन कपड़े की और रुचि दिखाते ही अम्मा फ़ौरन टोक देती कि बनाव श्रृंगार भले घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता। मतलब उसकी अम्मा टोक देती थी कि बनाव श्रृंगार नहीं करना, तो शुरू से ही उसको आदत ही नहीं थी कोई श्रृंगार करने की। धीरे धीरे मुझ में परिवर्तन आने लगा और अब बाबूजी भी जिद के सामने मेरी ये झिझक जाती रही कि बाबूजी मतलब कहते थे कि ये अपनी ऐसे मतलब कि अगर तू पर्दा कर लेती है दूसरों के सामने, घर के ही तो लोग हैं, तो मतलब धीरे धीरे इसकी ये शर्म जाने लगी। वह मेरे लिए फैशनेबल साड़ियाँ, जूते एवं कामदार स्लीपर मतलब कंफर्टेबल स्लीपर लाया करते थे। मैं इन सबको केवल बाबूजी के सामने ही पहनती, मैं इन्हें पहनकर घर के बाहर नहीं निकलती। मतलब वो ऐसी थी कि वो जो बाबूजी कपड़े, जो डिज़ाइनर कपड़े लाते थे, वो पहन के बाहर नहीं जाती थी क्योंकि झिझकती थी लोगों के सामने कि कैसे दिखूंगी मैं। स्त्री अपने पति की प्रसन्नता के लिए क्या क्या नहीं करती। अब घर के कामकाज में मेरा मन नहीं लगता था, विदेशी पुस्तकों में मुझे प्रेम होने लगा था, मुझसे आत्माभिमान बढ़ने लगा था। मैं सोचती थी कि मेरा पति सैकड़ों कमाता है तो मैं घर में मेहरी बनकर क्यों रहूं। वो कहती मैं नौकरानी बनकर क्यों रहूं, मैं भी कुछ करूं। एक दिन अम्मा ने मुझसे जलपान के लिए दाल मोठ बनाने के लिए, वो कहती कि चलो लंच के लिए ना दाल मोठ बना लो, किंतु मतलब वह जो शांति थी वो अनसुना कर गई। उसे याद नहीं रहा थोड़ी देर, क्योंकि पुस्तक पढ़ती पढ़ती उसे इतनी देर हो गई और याद भूल गया कि मम्मा ने दाल बनाने के लिए कहा है। और इस बात को लेके अम्मा से बड़ी डांट पड़ी और अम्मा ने कहा कि तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा ध्यान घर में है ही नहीं। ये सुनकर अम्मा और अधिक नाराज़ हो गई। उसने कहा कि मेरे पास फुर्सत नहीं है। जब शांति ने ऐसे बोला कि मेरे पास फुर्सत नहीं है तो अम्मा और नाराज़ हो गई। दिन भर फिर अम्मा ने ये भी बोला कि दिन भर पड़े रहना भी कोई काम है, किस घमंड में हो। तुम्हारा पति पहले मेरा बेटा है, वो चाहे लाख कमाए मेरा ही बेटा रहेगा, मैं उसकी माँ हूँ, उसको पालने तुम नहीं आई। बाबूजी उस समय ऊपर बैठे हुए रहते थे। ये सभी बातें उन्होंने सुनी। वो कहती कि मेरे पति ऊपर बैठे थे, मतलब उन्होंने लेकिन फिर भी सारी बातें सुन ली। रात को उन्होंने मुझसे कहा, इस बात की आशा ना करना कि अब अम्मा के स्वभाव में कोई सुधार होगा, कि अम्मा का स्वभाव ऐसा ही रहेगा। बिकॉज जो इंसान की प्रवृत्ति होती है वो वैसे ही रहती है, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, अनलेस एंड अनटिल वो अपने आप चेंज हो। मैंने ये सोचा कि किसी दूसरे शहर में चले, मेरी वकालत भी यहाँ नहीं चलती, इसलिए किसी बहाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कि वो कहते, बाबूजी कहते कि मेरा सारा काम तो शहर में है तो मैं यहाँ किस लिए रहूँ, तो इसलिए कहते किसी बहाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, तो ये बहाना अच्छा है, हम चले जाते हैं। उसी दिन से अम्मा ने मुझसे बोलना छोड़ दिया। सभी के सामने मेरा उपहास किया जाता था, मतलब अपमान किया जाता था। इसके कुछ दिन बाद हम इलाहाबाद, मतलब शांति और उसके जो पति थे वो चले गए इलाहाबाद। बाबूजी ने पहले ही दो मंजिला मकान ले लिया था। हमारे यहाँ 5 नौकर थे और हम केवल 2 प्राणी थे। अब मेरे पास घर का कोई काम ना था। यहाँ पीतल के बर्तन बहुत कम थे, भोजन मेज पर आता था। पहले मुझे कुछ शर्म आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं भी मेज पर प्रसन्नता पूर्वक, मतलब खुशी खुशी भोजन करने लगी। हम बिल्कुल पैदल ना चलते, गाड़ी पर ही जाते। बाबूजी की आमदनी अभी बहुत कम थी, मतलब कम, उनकी सैलरी ज़्यादा थी लेकिन सैलरी कम थी और खर्चे ज़्यादा थे। उन्होंने चिंताकुल देखकर
मैं मतलब हमेशा कई बार चिंता में आ जाते थे, तो मैं उन्हें कहती थी कि कोई छोटा मकान देख लेते हैं और आप नौकर भी 2 नौकर कम कर लेते हैं, किंतु हुआ उल्टा ही। वो कहती कि मतलब मैंने सोचा कि चल थोड़ा बहुत खर्चा करने के लिए 2 नौकर कम कर लेते हैं और मकान थोड़ा छोटा ले लेते हैं, लेकिन हुआ क्या, एक ईसाई लेडी मुझे मतलब क्रिश्चियन लेडी थी, वो पढ़ाने और गाना सिखाने आती थी। धीरे धीरे मैं इस नई सभ्यता मतलब नई सिविलाइजेशन के रंग में इतना रंग गई कि क्लब जाना शुरू कर दिया। अब मुझे बाबूजी की सेवा सत्कार से अधिक अपने बनाव श्रृंगार की धुन रहती थी। क्लब का समय होते ही मैं तैयार होने लगती थी, मैं अपने वश में ना थी। 2 वर्ष और बीत गए। बाबूजी के चरित्र में विचित्र परिवर्तन होने लगे, मतलब उनका करैक्टर एकदम से चेंज होने लगा। वह अब कम बोलते तथा उदास एवं चिंतित रहते। अभी 1 मास पहले तक क्लब अवश्य जाते थे, मतलब 1 महीना तो क्लब जाते रहे, पर अब उन्होंने क्लब जाना बंद कर दिया और अधिकतर समय घर पर आराम कुर्सी पर मतलब जो कंफर्टेबल चेयर है उस पर लेटे हुए बिताते, पुस्तकें पढ़ते और समाचार पत्र न्यूज़पेपर पढ़ने में व्यतीत करते। एक दिन उन्होंने बहुत जोर सा बुखार आया। एक दिन उनको क्या हुआ, बुखार हो गया, दिन भर बेहोश पड़े रहे और मेरा जी एक उपन्यास में लगा हुआ था। मतलब वो कह रही कि मैं एक नॉवल पढ़ रही थी, मैं उनके पास जाती और पल भर में लौट आती। टेनिस का समय हुआ, टेनिस का समय हो गया था उनका, तो क्या हुआ, तो मैं दुविधा में पड़ गई, मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। फिर सोचा मेरे यहाँ रहने से कुछ अच्छा तो हो नहीं जाएगा। वहाँ जाकर अपने मित्रों को बाबूजी की दशा बताई और एक ठंडी आह बढ़कर कोर्ट में जा पहुँची और खेलने लगी। फिर क्या हुआ कि आज से 3 वर्ष पहले बाबूजी को इसी प्रकार बुखार आ गया था। मैं रात भर व्याकुल रही थी और जी यही चाहता रहा कि इनके बदले मुझे बुखार आ जाए, पर अब हृदय स्नेह शून्य हो गया है। मतलब अब वैसा नहीं मतलब फीलिंग आती उनके प्रति जो पहले आती थी। मैं सदैव की भांति रात को 2 बजे घर पहुंचती, मतलब अब देखो शहरी जीवन इतना उसका बदल गया कि अब 2-2 बजे तक घर आती थी क्लब से। मैं अब अंग्रेजी उपन्यासों और इंग्लिश नॉवल पढ़ती थी, को समझने लगी थी। बाबूजी का जी दूसरे दिन भी ना संभला, दूसरे दिन भी वो ठीक नहीं थे। मैं क्लब ना गई, मतलब फिर भी वो क्लब नहीं गई, मतलब क्योंकि बाबूजी ठीक नहीं थे। तीसरे दिन मिसेस दास ने ना एक नर्स भिजवाई बाबूजी की सेवा के लिए और सारा बोझ मैंने उस पर डाल दिया। 2 दिन क्लब ना जाने पर मैं बेचैन हो उठी। एक दिन तीसरे पहर मैं एक अंग्रेजी उपन्यास पढ़ रही थी, अंग्रेजी का नॉवल पढ़ रही थी। तीसरे दिन जब दूसरे दिन बाबूजी ठीक नहीं थे, तीसरे दिन मैंने सोचा चल नॉवल पढ़ लूँ, टाइम बीत जाएगा। अचानक मन में विचार उठा कि बाबूजी का बुखार असाध्य हो जाए तो, परंतु इस विचार से मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं हुआ। मतलब अब मुझे ये नहीं फील होता था कि ये जल्दी ठीक हो जाएं, मतलब पता नहीं क्यों अच्छी फीलिंग नहीं आती थी। मतलब अब जो पहले एक सिंपथेटिक फीलिंग थी सबके प्रति वो शून्य हो गई थी। मैंने मन में एक शोकपूर्ण व्याख्यान की भी रचना कर डाली। सभी मुझे संवेदना पत्र भेजेंगे। मैं इन्हीं विचारों में मगन थी कि नर्स के ने आकर कहा आपको साहब बुला रहे हैं। मेरे क्लब जाने का समय था। मुझे उनका बुलाना अखर गया, मतलब मुझे लगा हाय हाय अब इस टाइम बुला लिया, मैंने तो क्लब जाना था। पर क्या करती, उनके पास गई। 1 मास की बीमारी में वह अत्यंत दुर्बल हो गए थे। वह आंखों नीची अपनी अत्यंत करुणा भाव से बोले, आंखें नीची करके वह ना उनके पति आंखें नीची करके बोले कि मैं यहाँ बिल्कुल तंग आ गया हूँ, मैंने अम्मा के पास जाना है, नहीं तो ये शहरी जीवन मुझे मार डालेगा। अम्मा को एक पत्र लिखवा दो, वह अवश्य जहाँ अगर मुझे वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो अगर आप नहीं वहाँ मुझे पहुँचा सकती तो अम्मा को पत्र लिखवा दो, अम्मा मुझे लेने आ जाएगी। मैं समझी ये बुखार की बकझक है। फिर बाबूजी अत्यंत विनीत भाव से बोले, श्यामा मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मतलब वो उसे भी कुछ कहना चाहते थे। मुझे इस जीवन से घृणा हो गई है, ये मेरी बीमारी का मुख्य कारण है। मुझे शारीरिक नहीं मानसिक बीमारी है। मैं तुम्हें वही पहले की सी सल्लज सिर नीचा करके चलने वाली पति श्रद्धा
से परिपूर्ण स्त्री देखना चाहता हूँ। वो कहता जैसे तू पहले थी वैसे ही बन जा। मतलब हर कोई देखो, जो हमारी पहली बेसिक नेचर होती है वो सबसे बेस्ट होती है। जब इंसान चेंज हो जाता है शहर जाके, दैट उससे एक मतलब अलग सा चेहरा नज़र आता है जो कि किसी को पसंद नहीं आता। तुमने सदैव मेरी आज्ञा का पालन किया है, मेरे हृदय पर वज्रपात सा हो गया है। मतलब मैं ना बिल्कुल एक झकझोर के बैठ रह गया हूँ। लज्जा पुनजीवित हो उठी। अंतरात्मा ने कहा, अवश्य मैं अब वह नहीं हूँ जो पहले थी। मैं दोनों हाथ जोड़कर बाबूजी के चरणों पर गिर पड़ी। मैं अपने घर पर आ गई हूँ। अम्मा जी अब मेरा अधिक सम्मान करती हैं। मुझे अपनी रामायण महाभारत में अब वही आनंद प्राप्त होने लगा। मतलब मैं वैसी ही बन गई जैसी कि पहले थी, एंड एवरीबडी लाइक्स हर।